मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई है वो घर पर बैठकर कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी बच्चे नई कक्षा में आते हैं तो उनको हर एक सब्जेक्ट में ऐसा रहता है कि क्या इसमें नया दिया गया है, हम उसको पढ़ें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि हमारी कौन कौन सी बुक है, किसमें क्या क्या आया है, उसका अध्ययन कर रहे होंगे आप लोग। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है, पहले हमने जब आप 8th में थे तब आपके वसंत चलती थी, क्योंकि 6 to 8 6, 7, 8 में वसंत भाग 1, 2 और 3 चलते हैं। और उसके बाद में 9th से 10th में अपनी पाठ्य पुस्तक है वो बदल जाती है, उसका नाम है क्षितिज। और क्षितिज जो भाग है उसका गद्य खंड है और पद्य खंड है। तो और एक है अपनी कृतिका, एक है व्याकरण। अपनी जो 9th की जो बुक्स हैं उसमें उसका नाम है एक का क्षितिज, जिसमें जिसमें 2 पाठ दिए गए हैं, एक गद्य खंड है एक पद्य खंड है। तो हम लोग जब इसकी नोटबुक डालेंगे तो क्षितिज की गद्य खंड की अलग नोटबुक डालेंगे और पद्य खंड की अलग डालेंगे। और एक और अपनी पूरक पुस्तिका है जिसका नाम है कृतिका, उसकी हम अलग नोटबुक डालेंगे। और एक है अपना व्याकरण, उसकी हम अलग नोटबुक डालेंगे, ताकि जो अपना काम है वो हम इन्हीं के पाठ के अनुसार कर सके और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम है वो चलता रही। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा है और इसमें इसके लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। तो जो दो बेलों की कथा है और जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, तो हम पहले दो बेलों की कथा जो कहानी है उसको पढ़ने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय है वो पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लहमी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब आप 8th क्लास में थे तब आपके जो पढ़ने का जो कार्य था वो अलग तरह से था। अब आप बड़ी क्लास में हो गए हो, 9th क्लास में आ गए हो, तो आपके जो पेपर का जो पैटर्न है वो भी बदला हुआ आएगा। उसमें जो पहले जो 8th क्लास तक जो आपका जो पहले पेपर का पैटर्न था, जिस तरीके से पेपर आता है उसमें बदलाव आ जाता है। और अब जो 9th में जब आप आ जाते हो तो पेपर है वो दूसरे तरीके से आता है। तो अब जो 9th में जब आप आए हो तो उसमें से आपको लेखक परिचय है वो आपको याद करना पड़ता है, वो आपको लिखना पड़ता है। लेखक परिचय से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में 5 नंबर का, 6 नंबर का, तो 5 या 6 नंबर में से पूछा जाता है। और उसमें से भी जो अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो उसमें से भी जो परिचय होता है उसमें भी से भी छोटे छोटे जो प्रश्न है वो बनकर आ जाते हैं। तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी परीक्षा में ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज अपने में जो आपको छोटी छोटी जो भी चीजें रेखांकित करवाऊं, आप सभी रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे उनको, क्योंकि वो आपकी परीक्षा में वो टॉपिक है, वो जो बात है, वो जो लाइन है वो बहुत काम में आएगी। इसलिए आप लोग सभी बुक निकालने के साथ साथ हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए, ताकि आप उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कर सकें। पढ़ते हैं अब अपना हमने जो पढ़ा
अभी जो पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसमें अपना पहला प्रश्न बन रहा है कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लम्मी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? लम्मी ग्राम में हुआ। और कब हुआ? 1880 में हुआ। और कहाँ हुआ? बनारस के लहमी ग्राम में। तो 1 नंबर का प्रश्न बना अपना, प्रेमचंद का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लहमी ग्राम में हुआ था। अब दूसरा प्रश्न अपना यह भी पूछा जाता है अक्सर कि यह, क्योंकि प्रेमचंद है वो अपने बोर्ड 10वीं की जो किताब है उसमें भी प्रेमचंद है, तो उनमें ये पूछा जाता है कि उनका मूल नाम क्या था। तो प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। अंडरलाइन करेंगे आप लोग। प्रेमचंद जी के बचपन का या मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था धनपत राय था। क्या नाम था उनका? धनपत राय। प्रेमचंद जी का बचपन है वो अभाव में बीता। अभाव में बीतना से मतलब है कि जो सुख सुविधा हमें चाहिए होती है वो उनको बचपन में प्राप्त नहीं हुई। और शिक्षा उनकी कहाँ तक हुई? प्रेमचंद जी की शिक्षा बीए तक की ही हो पाई, क्योंकि उन्हें जो शिक्षण कार्य के लिए हमें जो जरूरी चीज़ें चाहिए होती है, पाठ्य पुस्तक है, फीस है, जूते है, चप्पल है, जूते है, ड्रेस है, वो उनके पास अवेलेबल नहीं थी, उनके पास उपलब्ध नहीं थी। उनके पास उनका बचपन है वो अभाव में बीता, इसलिए शिक्षा उनकी बीए तक ही हो पाई। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की। कहाँ पर नौकरी करी उन्होंने? शिक्षा विभाग में। परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कौन से आंदोलन में भाग लिया था? असहयोग आंदोलन में। तो उसमें सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें नौकरी से त्यागपत्र दे दिया कि वो नौकरी करने लग रहे थे शिक्षा विभाग में, लेकिन जब उस समय क्या था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग का मतलब कहता है जिसमें सहयोग नहीं करना, वो आंदोलन चल रहा था, तो उसमें वो शामिल थे। इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी से, उनको जो गवर्नमेंट नौकरी थी उनकी, वो उनसे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। और लेखन कार्य के प्रति, और जो लिखने का काम था उन्होंने उनके प्रति वो समर्पित हो गई। सन 1963 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। अब प्रश्न अपने से यह भी पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का देहांत कब हुआ? तो आप उत्तर में लिखेंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो हम स्टूडेंट अपने भी एक जो पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें से अपने 4 प्रश्न उत्तर अपने तैयार हो गए हैं। अब हम आगे का अध्ययन करते हैं। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं, उन्होंने जो कहानियाँ लिखी है वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। यानी मानसरोवर एक बुक है, उसमें उनके 8 भाग है, उसमें उनका वो संकलित हैं, और जिसमें है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। अब उनके कौन कौन से प्रमुख उपन्यास हैं? प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यासों के नाम बताइए। तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। और उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त उन्होंने कौन कौन से विषय में भी लिखा है? निबंध और अन्य प्रकार की गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। गद्य लेखन में है, कहानी है, कहानी आ जाती है, निबंध आते हैं, तो संस्मरण है, तो ये उन्होंने इसमें भी अपने गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। इससे पहले
आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि उन्होंने प्रेमचंद ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया। तो उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। इसको आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद जी थे वो साहित्य को क्या मानते थे? सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे कि जो साहित्य है वो क्या करता है? समाज में एक परिवर्तन ला सकता है। समाज में परिवर्तन कैसे हो सकता है? कि एक जो कवि है वो अपनी लेखनी से समाज में को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। उनमें अपने लेखन के द्वारा लोगों में उत्साह बढ़ सकता है, नई उत्साह आशा बढ़ सकता है, नई ऊर्जा बढ़ सकता है, जिससे लोगों को अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से, अपने निबंध के माध्यम से समाज को वो जागृत करने का प्रयास करता है, जिससे लोग हैं वो उन रचनाओं को पढ़े और उनमें एक नई भावनाओं का संचार हो। तो इस वो क्या करते थे? प्रेमचंद है वो साहित्य को क्या मानते थे? सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम भी मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा कि गांव और शहर के परिवेश को यानी वातावरण को उन्होंने देखा और उस परिवेश में, उस वातावरण में उन्होंने जो जिया, उसकी अभिव्यक्ति है उनके कथा साहित्य में मिलती है। तो प्रेमचंद के साहित्य में किसकी अभिव्यक्ति मिलती है? कि प्रेमचंद क्या ने गांव के और शहर के जो परिवेश को देखा था और उसे जिया था यानी उस वातावरण में वो रहे थे, उसकी अभिव्यक्ति है उनके कथा साहित्य में मिलती है। इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे कि उन्होंने से लेके गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उनकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज के में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। तो किसानों और मजदूरों की दयनीय किसान है, उनकी क्या स्थिति है, मजदूरों की कितनी दयनीय हालत है, कितने लाचार हैं वो, दलित का शोषण, जो दलित वर्ग हैं उनका जो शोषण है, समाज में, हमारे समाज में जो स्त्रियों की जो दुर्दशा है, और स्वाधीनता आंदोलन कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए किस प्रकार से उनकी रचनाएं हैं योगदान दे सकती हैं। उन्होंने इनका विषय उनकी रचनाओं का मूल विषय यह है। उनकी अब प्रश्न अपना यह भी बनता है कि प्रेमचंद की रचनाओं का मूल विषय क्या है? प्रेमचंद की रचनाओं का मूल विषय क्या है? इसका उत्तर यहाँ से लगाएंगे हम लोग। गांव की किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप सभी लोग कि ये अपना प्रश्न बना कि यस यस कौन बोल रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है बेटा? मैम खुशी सैनी का माइक कौन है? माइक ऑन मत रखो, सभी अपना माइक बंद कर दो और बात ध्यान से सुनो। जो बात पूछनी है आपको तभी माइक ऑन करेंगे आप। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि उनकी जो कथाओं का, उनकी जो रचनाओं का मूल विषय क्या है, प्रेमचंद जी की रचनाओं का मूल विषय क्या है। तो मैंने जो आपको भी रेखांकित कराए हैं वो उनकी रचनाओं का मूल विषय है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। प्रेमचंद जी के कथा साहित्य का संसार है वो बहुत व्यापक है यानी बहुत बड़ा है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। उसमें मनुष्य को नहीं पशु पक्षियों की भी अद्भुत आत्मीयता मिली है कि पशु पक्षी हैं वो उनको भी आत्मीयता मिली है। हम क्या करते हैं, मनुष्य को ही केवल आत्मीयता देते हैं, लेकिन उन्होंने मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता प्रदान की है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। अब स्टूडेंट्स अपना यह भी प्रश्न बन रहा है
कि अ, उनकी प्रेमचंद की लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे हम लोग, बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में और सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। यानी कोई बहुत बड़ी बात हो, उस बात को हम घुमा फिरा के या कठिन शब्दों का इस्तेमाल करके क्या कर नहीं करके कि उसको सरल सीधी भाषा में कह दे और संक्षेप में यानी छोटे रूप में कह दे। यह बात प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे आप लोग। इनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। उनकी भाषा क्या है? सरल है, सजीव है और मुहावरेदार है। सजीव यानी उनकी जब हम कथा, उनकी जो कहानी है या कथा को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो चित्रण जो जो कथानक दिया गया है, जो जो पात्र है उसमें वो हमारे सामने ऐसा लगता है जैसे हमारी आंखों के सामने हो, वो चित्र हमारे सामने उभरते हैं। तो उनकी भाषा सरल है, सजीव है और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। लोक प्रचलित यानी जो हमारे लोक में, जो हमारे लोकल समाज में प्रचलित है, जिसको सभी नागरिक हैं या मनुष्य हैं जानते हैं, उन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। अब जो अपनी कथा है देव बेलों की कथा, इस कहानी में है क्या, इसके विषय में हम पढ़ते हैं। दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। जो दो बेलों की कथा है उसके माध्यम से क्या किया है प्रेमचंद जी ने, कृषक समाज यानी जो कृषक समाज है, जो किसान है और पशु हैं, उनके भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है कि जो एक किसान होता है वो अपने पशुओं से किस प्रकार से भावना से भी जुड़ जाता है। पशु होते हैं वो भी उससे उस अपने मालिक से किस तरह भावना से जुड़ जाते हैं, उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती। इस कहानी इसमें उन्होंने हमें दो बिलों की जो कथा है उसमें हमें उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता है वो सहज ही नहीं मिलती, कि हम ऐसा चाहें कि हम आज़ाद हो जाए तो वो स्वतंत्रता है वो हमें सहज ही नहीं मिलती। इसके लिए हमें बहुत से प्रयत्न करने पड़ते हैं, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। किसकी भावना से जुड़ी हुई है? आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। और इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद्र ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। और इसी के साथ ही इसमें इस कहानी में प्रेमचंद्र ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। तो इसमें जो दो बेलों की कथा है इसमें प्रेमचंद जी ने हमें क्या बताया है कि हमें जो स्वतंत्रता है वो हमें शहर से नहीं मिलती, हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। हमें उसके लिए अपने सर्वस्व अर्पण करना पड़ता है। अगर हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमें अपने बलिदान करना पड़े तो हमें वह देना चाहिए। और हमारे आज तक जो हमारे देश में को स्वतंत्र कराने में जितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, उन्हीं की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्रता से जी रहे हैं। हम उनको स्वतंत्र सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि आज उनकी वजह से, उनके प्राणों को प्राण उत्सर्ग के कारण ही, प्राणों का बलिदान देने के कारण ही हम स्वतंत्रता से जी रहे हैं, हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता से सांस ले रहे हैं। तो दो बेलों की कथा के माध्यम से हमें कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने यही बताने का प्रयास किया है कि हमें देश के जो स्वतंत्रता है वो सहज रूप से नहीं मिलती, हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं दो बेलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जानवरों में गधा है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। कि बुद्धि किसमें नहीं होती? गधे में नहीं होती। हम किसी को कहते भी ना कि है गधा, तो यानी बेवकूफ़ जिसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? गधे को।
उसे किसे समझा जाता है? जानवरों में गधे को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब हम किसी आदमी को यानी किसी इंसान को ऐसे कहते हैं, पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गधा कहीं का। गधा कहीं का, तेरे को ये भी समझ में नहीं आता, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे कहते हैं कि हम पहले दर्जे का अगर किसी को बेवकूफ़ कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है क्या? उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी गई है कि गधा वास्तव में बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन ने कि वह गधा होता है, बेचारा सीधा होता है, जिसको उसको जैसे कहते हैं वह वैसा कर लेता है। तो लेखक मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं कि गधा है वो वास्तव में बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन के कारण और उसकी निरापद सहिष्णुता, निरापद यानी उसकी जो सुरक्षित जो सहनशीलता है, उसके कारण उसे ये पदवी दी गई है। बेचारे गधे को कितने ही मार लो वो कुछ नहीं बोलता। तो सहिष्णुता यानी सहनशीलता की लेखक कह रहे हैं कि उसकी सहनशीलता के कारण उसे ये पदवी दी गई है। उसका तो निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कि इस गाय है वो क्या करती है? सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कि ब्याई हुई गाय यानी जब किसी गाय है वो ब्याई गई है, उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है, तो वो सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। जैसे सिंहनी होती है वो झपटकर किसी दूसरे के ऊपर पड़ती है, वैसे ही एक ब्याई हुई जो गाय होती है वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा लगता है जैसे उसने सिंहनी का रूप धारण कर लिया हो। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। कुत्ता है वो भी कह रहे हैं कि बहुत गरीब जानवर है, यानी वो भी बहुत गरीब है, लेकिन उसे भी कभी कभी क्रोध आ ही जाता है, यानी कभी कभी वह भी क्रोध में आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा है। किंतु हमने कभी भी ये नहीं सुना कि गधा है वो क्रोध कर रहा है, ये ना तो हमने कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। कि उस गधे को कितना भी मार लो, चाहे उस गरीब को कितना भी मारो, और चाहे उसे खराब सड़ी हुई घास दो, चाहे अच्छी दो, और उसके सामने जैसी आपके पास है वो डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया है वो दिखाई नहीं देगी। यानी वो कभी भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरे को अच्छी घास नहीं डाली या मेरे खाने के लायक नहीं है। ये वो कहता थोड़ी है, वो खाता नहीं है तो हम उससे भावना से समझ जाते हैं। वो घास नहीं खाता तो हम समझ जाते हैं, लेकिन गधा है उसके सामने सड़ी हुई या बेकार घास डाल दी जाए तब भी वह संतोष के साथ उसे खा लेता है। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। वैशाख मास में ऐसे कहते हैं, वैशाख के महीने में गधा है वो खुश रहता है। तो वो लेखक कह रहे हैं चाहे वैशाख के महीने में एक आध बार कुलेल कर लेता हो, लेकिन हमने गधे को कभी खुश होते हुए नहीं देखा। और उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, और उसके चेहरे पर एक विषाद यानी एक उदासी है वो स्थायी रूप से यानी परमानेंट रूप से छाई रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, किसी भी दशा हो, लेखक कह रहे हैं कि उसको हमने कभी बदलते नहीं देखा। ऋषियों में मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। कि एक ऋषि मुनि होते हैं वो सहनशील होते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। वैसे ही वो ऋषि मुनियों की तरह ही जितने ऋषि मुनियों में गुण होते हैं उतने ही गुण उस गधे में होते हैं, और वे सभी उसकी पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, लेकिन आदमी उसे क्या कहता है? बेवकूफ़ कहता है। अब यहाँ से अपन लोग अंडरलाइन करेंगे, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा।
ऋषि मुनियों के जितने गुण है वे सभी उसकी पराकाष्ठा में पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ करता है। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे आप लोग। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा कि इतने सारे सद्गुण हैं, फिर उनका अनादर हमने आज तक नहीं देखा कि वो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, कुछ भी हो, गधा कुछ भी नहीं बोलता, तो भी इतने सद्गुण होने के बाद भी इतना उसको अनादर मिलना, ये लेखक कह रहे हैं हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि हम हर किसी को कह देते हैं गधा जैसे बेवकूफ़ है क्या, जबकि क्या है वो एक सहनशील है, सहनशील जानवर है। वो कितना सहन करता है, चाहे जैसी घास खाने के लिए उसे दे दो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, कुछ भी हो, वह कुछ भी नहीं बोलता। ऐसे मनुष्य को क्या कह सकते हैं हम? सहनशील कह सकते हैं, संतोषी प्रवृत्ति का कह सकते हैं। लेकिन इतने सद्गुण होने के बाद भी उसे आदर नहीं मिलता, उसे बेवकूफ ही कहा जाता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। वो लेखक कह रहे हैं कि कदाचित कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कितना सीधा होना भी संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारतवासियों की अफ्रीका में हो रही दुर्दशा कि अफ्रीका में जब भारतवासी थे वो वहाँ पर रहते थे, तो वहाँ पर उनकी दशा होती थी। तो वो कह रहे हैं कि भारतवासियों की जो अफ्रीका में जो दुर्दशा हो रही थी है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कि भारतीय हैं वो बेचारे हैं अफ्रीकी की तरह, अमेरिकी के लोगों की तरह शराब भी नहीं पीते हैं। 4 पैसे कुछ समय के लिए, कुछ समय यानी बुरा समय आए उसके लिए वो क्या करते हैं कि 4 पैसे जोड़ कर रखते हैं, यानी कि हमारे किसी बुरी वक्त में हमारे बचाए हुए पैसे काम में आएंगे, उसके लिए वो जोड़ कर रखते हैं और जी तोड़कर मेहनत करते हैं। उनको जो काम करवाया जाता है वो उनको जी तोड़कर करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और 4 बातें सुनकर भी गम खा जाते हैं। 4 बातें सुनकर गम खा जाना यानी 4 बातें सुनकर भी वो चुपचाप ही रहते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं, फिर भी बदनाम है, फिर भी भारतवासी है वो बदनाम है। आप यहाँ से भी अंडरलाइन करेंगे कि भारतीय किस बातों भारतीय हैं वो किस बात के लिए बदनाम है। वो नहीं, सॉरी, ये प्रश्न अपना बन रहा है कि भारतीय हैं वो क्या क्या काम नहीं क्या काम नहीं करते हैं। तो बेचारे शराब नहीं पीते हैं और 4 पैसे कुछ समय के लिए बनाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। ये अंडरलाइन करेंगे। काम तो वो क्या क्या शराब नहीं पीते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ये तो आ जाएगा कि भारतवासी है वो क्या नहीं करते हैं और अपने अच्छे कुछ समय के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा जोड़कर रखते हैं और जी तोड़कर काम करते हैं। तो ये अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। वो कि अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से, यानी उनको कोई टोक रहा है, उनको कोई रोक रहा है, तो उस बात का वो जवाब देना सीख जाए तो वे भी शायद क्या कहलाने लग जाए, सभ्य कहलाने लग जाएंगे। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। एक ही विजय ने, जापान की मिसाल यानी जापान है वो हमारे सामने, उसकी मिसाल हमारे सामने है कि जापान की एक विजय यानी उनको एक विजय मिली और उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, गधे के एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है और वह है बैल। तो अब अपना प्रश्न यह भी बन रहा है कि गधे का छोटा भाई किसे बताया गया है। तो गधे का छोटा भाई बैल को बताया गया है, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे और वह है बैल। लेकिन गधे का यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है और वह है बैल।
यानी प्रश्न अपने से पूछ लिया जाए कि गधे का छोटा भाई किसको बताया गया है, तो गधे का छोटा भाई किसको बताया गया है, बैल को बताया गया है, जो उसे कम ही गधा है, यानी उससे थोड़ा कम ही बेवकूफ है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं, कि जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, किसी को हम बेवकूफ कहते हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, गधे का प्रयोग करते हैं। तो उससे से कुछ मिलते जुलते अर्थ भी हैं, तो बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है, कि कुछ लोग है, तरह तरह के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं। तो वो लेखक कह रहे हैं कि कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, कि जो बेवकूफ होते हैं उसमें बैल हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। मगर लेखक कह रहे हैं कि हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, कि बैल है वो कभी कभी मारता भी है, और कभी कभी बैल भी देखने को आया है। अड़ियल बैल से मतलब है जैसा बैल को कहा जाता है कि इस तरीके से चलो, तो वो उस तरीके से चलता नहीं है, जैसा मालिक चाहता है वैसा करता नहीं है, तो ऐसे को अड़ियल कहा जाता है। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, और भी कई रीतियों से, यानी और भी कई प्रयत्नों से अपना असंतोष है वो प्रकट कर देता है। अतः उनका स्थान गधे से नीचे है, इसलिए गधे से बैल का स्थान है वो नीचा है। गधे से बैल का स्थान नीचे क्यों है, क्योंकि कई बार क्या करता है, बैल है वो अपना असंतोष है वो प्रकट कर देता है, जैसा मालिक चाहता है वैसा नहीं करता है, इस तरीके से उसका स्थान है वो गधे से नीचे। आगे बढ़ते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। वीवो 73 माइक बंद करे। माइक ऑन नहीं रखेंगे बेटा, आप लोग माइक ऑन नहीं रखो। झूरी काछी के दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती। तो अपना प्रश्न यह बन रहा है कि झूरी काछी के बैलों के क्या नाम थे। इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती, और ये दोनों किस जाति के थे, पछाई जाति के थे। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। वो कौन सी जाति के थे, पछाई जाति के थे। प्रश्न अपना बन रहा है झूरी काछी के बैलों के क्या नाम थे और वो किस जाति के थे। तो झूरी काछी के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती, और वे दोनों पछाई जाति के थे। अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। आगे पढ़ते हैं। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया। देखने में वो कैसे थे, देखने में दोनों मैम यस बेटा। मैम इसका वीवो 7023 का माइक ऑन है, बंद कराना, वॉइस आ रही है बहुत। माइक बंद कर दो बेटा, माइक बंद कर दीजिए ताकि अपना जो शिक्षण कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। सभी बच्चे अपने माइक बंद कर दो ताकि अपने शिक्षण कार्य में कोई भी बाधा नहीं आए। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। देखने में वो कैसे थे, बैल सुंदर थे, काम में चौकस, यानी काम उनको जो बताया जाता था वो चौकस होकर करते थे। डील में ऊंचे, यानी डील था उनका जो शरीर था वो ऊंचे थे, बड़े थे। बहुत दिनों से साथ साथ रहते थे, दोनों में भाईचारा हो गया। वो क्या थे, बहुत दिनों से साथ साथ में रह रहे थे, इसलिए दोनों में भाईचारा हो गया, आपस में एक भाई के जैसे स्नेह हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। दोनों क्या थे, आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। किस भाषा में, मूक भाषा में। मूक भाषा में बात को बोलकर नहीं कहना, बिना बोले ही एक दूसरे बात को समझ जाना। एक मनुष्य एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है।
कि दोनों क्या करते थे, एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझ जाते, हम ये नहीं कह सकते। लेखक मुंशी प्रेमचंद बता रहे हैं कि हीरा और मोती दोनों एक दूसरे की भावनाओं को किस प्रकार से समझ सकता था, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनमें अवश्य ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कि जिसमें जीव है वो अपनी श्रेष्ठता का दावा करता है, वह उसमें मनुष्य वंचित है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नान में खुली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और जो साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें से अपना ये भी प्रश्न बन रहा है कि हीरा और मोती आपस में अपनी आत्मीयता किस प्रकार प्रकट करते थे। प्रश्न ये बन रहा है कि हीरा और मोती अपनी आत्मीयता किस प्रकार प्रकट करते थे। तो यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। जो सेकंड पैराग्राफ है, इसकी छठी लाइन में देखिए, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। यहाँ तक या फिर विग्रह से नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती आत्मीयता के भाव से, यहाँ विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, यहाँ तक। फिर यहाँ से लगाएंगे, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दी जाते, गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त यही चेष्टा रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, एक दूसरे को चाट चून कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे आप लोग कि हीरा और मोती है वो दोनों अपनी आत्मीयता इस प्रकार प्रकट करते हैं। हम इनको जो मैंने आपको अभी रेखांकित करवाया है, इनको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से हमने जो पाठ 1 है अपनी मुंशी प्रेमचंद के, जिनके लेखक हैं दो बैलों की कथा है, इसका अध्ययन इतना ही करेंगे। आगे का जो भाग है हम अपनी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। इसमें से जो मैंने आपको मुंशी प्रेमचंद जो पढ़ाया है और मुंशी प्रेमचंद दो बैलों की कथा है, इसमें जितना मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें आपको अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, और मेरे पर्सनल नंबर पे, क्योंकि उसमें है कई बार क्या है, ग्रुप पे मैसेज करने से कई बार छूट जाता है, इसलिए मेरे पर्सनल नंबर पे कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैम यस मैम हाँ, मैम आज रिटर्न वर्क नहीं है क्या? रिटर्न वर्क में ये है कि जो मैंने अभी आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चन बताए हैं उसको आप नोटबुक में कर लेंगे। यस मैम। ठीक है बेटा? यस मैम। और कोई बात पूछनी है? नो मैम। ठीक है बेटा। कितनी देर हो गई? तो बहुत देर से आ रहा था।